हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक कंपटीशन को लेकर के तो इम्पोर्टेंट है ही साथ जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम उन्हें नहीं समझते हैं तो यह पूरा जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे हम लोग समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो, यानी कि जिसका किसी भी परमाणु से कोई संबंध नहीं हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह परमाणु के बाहरी कोषों में होता है, यानी कि जो परमाणु का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होता है। बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके नाभिक के बाहर ऐसे वृत्ताकार कोष बने होते हैं। इन कोषों का नाम होता है के, एल, एम और एन। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के जो भरने का क्रम होता है वह होता है 2, 8, 18 और 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन इन कोषों में हो सकते हैं, यानी के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, एल में 8 हो सकता है, एम में 18 हो सकता है, एन में 32 हो सकता है। लेकिन कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो जो भी इसका बाहरी कोष होता है उसमें कम से कम हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अधिक से अधिक तो 32 रख सकते हैं, लेकिन यह कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। यह एक नियम है जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। न्यूलैंड ने बताया था कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश के दौरान वह किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देता है, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे परमाणु से समझौता कर ले कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, या जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो इसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, समझौता कहते हैं। तो इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एक से निकलता है और दूसरे तक जाता है, यानी एक परमाणु से निकला और दूसरे परमाणु तक जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, बीच ही रास्ते में है, तो उस जो बीच रास्ते में होता है तो उसका संबंध किसी परमाणु से नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक परमाणु यहाँ पर है, ऐसे ही एक परमाणु हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जब निकल गया है, अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो बीच में जब इलेक्ट्रॉन है, न इससे संबंध है न ही इससे संबंध है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका किसी से भी नहीं संबंध होता है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अब अगला जो छोटा सा टॉपिक है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हम नहीं समझते हैं तो विद्युत को समझना असंभव है। इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश वह कारक होता है जिसके कारण किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें विद्युत आवेश होगा। यदि विद्युत आवेश नहीं है तो संभव ही नहीं है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो विद्युत धारा यदि प्रवाहित होगी तो उसमें विद्युत आवेश होगा, और यदि नहीं प्रवाहित हो रही है तो उसमें विद्युत आवेश नहीं होगा। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए विद्युत आवेश का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या है? कंपलसरी है। विद्युत आवेश कहते किसे हैं? तो विद्युत आवेश जो होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्यू बराबर होता है एन ई। एन क्या होता है? एन होता है नंबर यानी कि संख्या। और ई क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन?
तो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को सबसे पहले कूलाम ने बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका हम मात्रक भी रख देते हैं कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर होता है NE। N से होता है नंबर, E से होता है फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक भी हमें यहाँ से बताया कि कूलाम होता है। कूलाम हम क्यों रखे हैं, क्योंकि कूलाम ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका हम जो मात्रक है उसको हम रख दिए हैं। तो यह तो हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहते किसे हैं, तो विद्युत आवेश ही वह कारक होता है जिसके कारण किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Q बराबर होता है Ne। N उसमें क्या होता है, N होता है नंबर, और E उसमें क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से आप लोगों को विद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं हम विद्युत धारा किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई चालक है, कोई तार है जिसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। इस चालक को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे इसको हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक में, वो लगेंगे इधर उधर रैंडमली मोशन करने, यानी गति करने लगेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लगातार ये गति करने लगेंगे। तो इस गति के दौरान जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आवेश है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जिसे हम आवेश कह रहे हैं, वह आवेश किसी एक पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना समय लेता है, यानी मान लेते हैं जो Q आवेश है वह है Q, वह आवेश Q बिंदु A से बिंदु B तक जाने में यदि T समय लेता है, तो उस आवेश तथा उस समय के अनुपात को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम स्मॉल आई या कैपिटल आई दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन T। यहाँ से अगर इसके हम डिफिनीशन को समझें कि विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, यदि समय एक हो जाए या एकांक हो जाए तो आई बराबर हो जाएगा Q। यदि समय एकांक हो जाए तो आई बराबर हो जाएगा Q। तो एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये भी इसका डिफिनीशन हो सकता है, या एक डिफिनीशन ये भी हो सकता है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कह सकते हैं। या एक डिफिनीशन ये भी हो सकता है कि किसी भी चालक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना समय लगता है, किसी आवेश को जाने में जितना समय लगता है, उस आवेश और उस समय के अनुपात को भी हम विद्युत धारा कह सकते हैं। यानी कि I बराबर होता है Q अपॉन T। ये यहाँ से इसका फार्मूला निकल के आता है, I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ से अगर इसका हम मात्रक देखेंगे तो Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो I का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। तो यहाँ से इसके दो मात्रक मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड और दूसरा मिल जाएगा एम्पियर। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं किसी भी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को जाने में जितना समय लगता है, उस आवेश और उस समय के अनुपात को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या एकांक समय में जितना आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है, उसी आवेश को हम विद्युत धारा कह सकते हैं। यहाँ से आपको तीन डिफिनीशन मैंने बता दिया। अब यहाँ से इसका मात्रक भी बता दिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, यानी विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा में जाता है। तो विद्युत धारा का जो दिशा होता है वह सदैव आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। यानी यदि
आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा सदैव इधर से इधर जाएगी। यानी विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है वह आवेश प्रवाह के ठीक विपरीत दिशा में होता है। आवेश प्रवाह यदि इधर से इधर होगा, विद्युत धारा सदैव इधर से इधर हो जाएगी। यानी यदि आवेश का प्रवाह बी से ए की तरफ हो रहा है तो विद्युत धारा की दिशा ए से बी की तरफ होगी। तो यह हो गया विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा की दिशा। अब इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। एक टॉपिक है विद्युत विभव, विद्युत विभव और दूसरा है विद्युत विभवांतर। समझते हैं हम लोग विद्युत विभव कहते किसे हैं। विद्युत विभव जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। समझते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ये मान लेते हैं कोई चालक है, अभी मैंने फिगर इसी प्रकार का बनाया था। ये कोई चालक है, ये चालक एक तार है, तार का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब इसमें इस सेल से विद्युत धारा निकल रही है, इस सेल या बैटरी से विद्युत धारा निकल रही है और पूरे चालक को होते हुए घूमते हुए ऐसे यहाँ तक आ रही है, फिर बैटरी तक आ रही है। हमेशा विद्युत धारा प्लस से निकलेगी और माइनस तक आएगी, यानी प्लस से निकलेगी पूरे परिपथ को होते हुए माइनस तक आएगी। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, यह जो चालक है वो विद्युतमय हो गया, यानी कि इसके इस पूरे चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस चालक में पूरा का पूरा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। विद्युत क्षेत्र यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी अन्य चालक को ले जाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, इस पूरे चालक में एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, एक पूरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा इसके आसपास भी रहता है, हो सकता है इस चालक के थोड़ा बाहर भी रहे, बहुत कम प्रभाव बाहर रहता है, ज्यादा प्रभाव उस चालक में ही रहता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से, मान लेते हैं यहाँ पे अनंत है, इस अनंत से कोई आवेश Q को लाने में उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु A है, इस बिंदु तक किसी आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आवेश को जब हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे तो वहां पे भी हमें कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य मान लेते हैं कि W है। अब जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को, यानी जिस चीज को हम ले आए हैं और जितना लाने में कार्य करना पड़ा है, उस कार्य और उसके अनुपात को, यानी उस आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहेंगे। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। यदि यह आवेश एकांक हो, यानी इसका मान यदि 1 हो, तो यहाँ जैसे ही इसका मान 1 होगा तो V इक्वल टू हो जाएगा W। यानी यहाँ से एक और डेफिनेशन आपको मिलेगा कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य ही उसका विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहाँ से अब हमको विद्युत विभव का कुछ आइडिया लग गया होगा, जरूर समझ में आया होगा कि विद्युत विभव कहते किसे हैं। यहाँ से हम इसको विद्युत विभव का मात्रक देख लें तो V इक्वल टू अभी हम बताएं कि होता है W/Q, और W का मात्रक होता है, W एक कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q एक आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से इसका जो मात्रक मिलेगा V का, वह मिलेगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से विद्युत विभव का जो मात्रक मिला है वह मिला है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विद्युत विभव उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। अभी तो हम आवेश को अनंत से ला रहे थे, और अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा था उस कार्य तथा उस आवेश को
उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कह रहे थे। अब हम आवेश को अनंत से नहीं लाएंगे, उस विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। विद्युत विभवांतर जो होता है उसका मतलब ही आप लोग देख के अगर समझ जाएंगे, विद्युत विभवांतर, इसके नाम से ही आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा विद्युत विभवांतर होता क्या है। विभवांतर यानी कि विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी मान लेते हैं इसमें कोई दो बिंदु है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जो विद्युत विभव होगा, यदि यहाँ पे विद्युत विभव भी है और यहाँ पे विद्युत विभव भी है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा यानी कि VV माइनस VA को ही हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये है कि किसी एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से कोई आवेश यदि Q है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही उन दोनों के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दोनों पॉइंट के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि VAB इक्वल टू हो जाएगा W/Q। अभी हम विद्युत विभव पढ़ रहे थे, वहां पे हम आवेश को अनंत से ला रहे थे, लेकिन जब हम विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे तो वहां पे हम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। यहाँ पर अनंत से हम नहीं ले आएंगे, उसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और ले जाने के दौरान जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य और जिस आवेश को लेकर के जा रहे हैं उस आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ से VAB इक्वल टू हो जाएगा W/Q। और इसका मात्रक यदि हम देखें तो इसका मात्रक भी वही होगा जो विद्युत विभव का मात्रक होगा, क्योंकि विद्युत विभव के अंतर को ही हम विभवांतर कर रहे हैं, तो विद्युत विभवांतर भी एक प्रकार का विद्युत विभव ही है। दोनों का मात्रक सेम होना स्वाभाविक है। यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालना है तो यहाँ भी W का मात्रक जूल ही होगा और आवेश का मात्रक कूलाम ही होगा। तो जूल प्रति कूलाम को अभी हम कह रहे थे कि वोल्ट होता है, तो यहाँ से विद्युत विभवांतर का जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। तो ये था विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए और इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। अवरोध यानी कि रुकावट। किसी भी चालक में जो विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है उसी को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक हो, चाहे किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, उस चालक में यदि जिससे भी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे ही हम विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध एक प्रकार का अवरोध होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है या उसमें बाधा डालता है, उसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। उसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। रिप्रेजेंट करेंगे हम R से और उसका सिंबल जो होगा ऐसे होगा। इस प्रकार से हम खींचेंगे और ऐसे 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 इसको बना देंगे, ये इसका सिंबल हो जाता है। तो उम्मीद है विद्युत प्रतिरोध आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये हम लोग समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो विद्युत धारा को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें चालक की लंबाई,
चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ताप, दाब, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। लेकिन हम लोग बस यहाँ पे दो कारकों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो चालक की लंबाई और दूसरा चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये कोई चालक है जिसे किसी हम बैटरी से जोड़ दिए हैं। ये चालक का लंबाई हो गया और ये चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। ये चालक की लंबाई और ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये फिगर मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को। अब इस फिगर से हम आपको समझाते हैं कि विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार से चालक की लंबाई किस प्रकार से विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है, और इसी प्रकार से चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस प्रकार से विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में अभी हम बता रहे थे कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में होने वाला अवरोध होता है या उत्पन्न होने वाला अवरोध होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जितना ही चालक लंबा होगा उतना ही ज्यादा अवरोध उसे मिलेगा। जैसे मान लेते हैं अगर चालक इतना लंबा हो तो यहाँ पे कुछ अवरोध मिलेंगे, और ऐसे ही जब चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं कुछ और ज्यादा अवरोध मिलेंगे। जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसमें अवरोध की मात्रा बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर हम कोई सफर कर रहे हैं, किसी सड़क से सफर कर रहे हैं, उस दौरान अगर हमें मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर जाना है तो कुछ अवरोध मिला, हमें कुछ ट्रैफिक मिली, और उसी सड़क के रास्ते यदि हमें 500 किलोमीटर जाना है तो स्वाभाविक सी बात है 50 किलोमीटर से ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगी। तो जैसे जैसे हमारी सड़क की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे हम दूरी चलते जाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलती जाएगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसमें उतना ही अवरोध उसे मिलता जाएगा। तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे चालक की लंबाई हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस चालक में आने वाला अवरोध बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें अवरोध आएगा, यानी विद्युत प्रतिरोध आएगा। तो जो उस चालक की लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है विद्युत प्रतिरोध। अब जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वह किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। तो आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि जितनी ही पतली सड़क होती है उस पर उतना ही ज्यादा एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है। जितनी पतली सड़क होगी उतना ही ज्यादा एक्सीडेंट होगा। इसलिए हम सड़क को चौड़ा करते हैं कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक थोड़ा सा मतलब उसको स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, कम होने लगे धीरे धीरे। वही बात यहाँ पर भी है कि जितना ही पतला वह चालक तार होगा, जितना ही पतला होगा उतना ही इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध ज्यादा आएंगे, और जितना ही उसको मोटा करते जाएंगे, जितना ही उसको चौड़ा करते जाएंगे, उतना ही उसके मार्ग में आने वाले अवरोध की मात्रा कम होती जाएगी। यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसे मान लेते हैं कि यह है समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हम मिला देते हैं तो यहां से हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मिलाने का मतलब ये होता है कि यदि दो समीकरण ऐसे हैं जिसका कोई एक पक्ष बराबर है तो उस पक्ष को हम सीधे उतार लेते हैं, और जो पक्ष नहीं बराबर है उन दोनों पक्षों का मल्टीपल करके हम लिख लेते हैं, उसी को हम मिलाना कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आप ये भी जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह कहीं भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहीं भी हो, यदि हम उसे हटाते हैं तो उसके जगह हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वह कांस्टेंट होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ से मिल जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ रो, इसको हम रो कहते हैं, P को ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके बनाते हैं, इसे हम रो कहते हैं। और रो होता क्या है? रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। यह भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, यह भी एक प्रकार का अवरोध ही होता है, लेकिन इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का होता है, यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यदि हम किसी चालक तार को बढ़ाएं या घटाएं उससे विशिष्ट प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होगा।
वह किसी पदार्थ का होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि यह चालक तार लोहे का है, तो चाहे यह 1 ग्राम का हो चाहे 10 ग्राम का हो, 1 ग्राम का जितना विशिष्ट प्रतिरोध होगा उतना ही 10 ग्राम का भी होगा। उससे कोई मतलब नहीं होगा कि उसकी मात्रा क्या है, कितनी है या कितनी लंबाई है। तो रो जो होता है वह होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और रो एक प्रकार का कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो यहाँ से R इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया है फार्मूला, R इक्वल टू रो L अपान ए। रो क्या है? रो विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है? L चालक की लंबाई है। ए क्या है? चालक की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ हमने विद्युत प्रतिरोध को भी समझा दिया। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध का संयोजन, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का संयोजन किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का संयोजन विद्युत प्रतिरोध का संयोजन, संयोजन मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी विद्युत प्रतिरोध का जोड़ना। विद्युत प्रतिरोध को जोड़ना का मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक विद्युत प्रतिरोध हो, उनको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उसे ही हम विद्युत प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक विद्युत प्रतिरोध होते हैं तो उनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध दिए हों, जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई प्रतिरोध एक दे दिया जिसे हम R1 कह रहे हैं, दूसरा प्रतिरोध दे दिया इस प्रकार से जिसे हम R2 कह रहे हैं, और तीसरा प्रतिरोध इस प्रकार से दे दिया जिसे हम R3 कह रहे हैं। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि यह श्रेणी क्रम में होगा। ये मान लेते हैं पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस प्रतिरोध का इधर वाला भाग पहला भाग कहलाएगा, इधर वाला भाग दूसरा भाग कहलाएगा। इसी प्रकार इस प्रतिरोध का इधर वाला भाग पहला भाग, इधर वाला भाग दूसरा भाग, इसका इधर वाला भाग पहला भाग, इधर वाला भाग दूसरा भाग कहलाएगा। तो ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा भाग दूसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा भाग तीसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हो, और इसी प्रकार से संयोजन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर से मैं समझाता हूं। इसे किसी सेल या बैटरी से जोड़ करके परिपथ हम बना दे रहे हैं। ये देखिए पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। ये पहले प्रतिरोध का पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ये दूसरे प्रतिरोध का पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तीसरे प्रतिरोध का पहला भाग, ये दूसरा भाग है। अभी मैंने बताया कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा भाग दूसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा भाग तीसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हो, तो इस प्रकार से ही यदि हम संयोजन को आगे बढ़ाते हैं और आगे जोड़ते चले जाते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसे हम कौन सा संयोजन कहेंगे? तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा यहाँ से सेल या बैटरी से निकलेगी, वह विद्युत धारा पूरे परिपथ में होते हुए फिर बैटरी तक पहुंचेगी। यानी जो विद्युत धारा होगी यहाँ से जितनी भी निकलेगी वह पूरे परिपथ से होते हुए फिर बैटरी तक पहुंचेगी। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा होती है वह पूरे परिपथ में एक समान रहती है। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अगला है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे कि वह समांतर क्रम संयोजन होगा। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब हम कुछ ऐसे जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध का पहला भाग किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और सभी प्रतिरोध का दूसरा भाग किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सभी प्रतिरोध का पहला भाग किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोध का दूसरा भाग
किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इधर एक भाग है P और इधर एक बिंदु है P और इधर दूसरा बिंदु है Q। तो सभी प्रतिरोध का पहला भाग किसी एक बिंदु P से जुड़ा हो और सभी प्रतिरोध का दूसरा भाग किसी दूसरे बिंदु Q से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं ये मैंने बता दिया। और इसमें जो विद्युत धारा निकलती है, यहाँ से यदि I निकल रही है तो I यहाँ तक तो आएगी, आते आते यहाँ पर 3 भागों में टूट जाएगी, I1, I2, I3। तो यहाँ जितने भी प्रतिरोध होंगे, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे, सभी प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धारा बहेगी। यहाँ से फिर यहाँ आएगी I1, फिर यहाँ I2, फिर यहाँ I3 और फिर यहाँ बिंदु Q पर आकर के मिलेंगी और I1, I2, I3 मिलकर के फिर I बना लेंगी और I ही उस बैटरी तक पहुंचेगी। यानी यहाँ से निकली I 3 भाग में टूटी, फिर यहाँ के जुट गई, फिर I वहां तक पहुंची और उस पूरे जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं सभी प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धारा बही, एक समान विद्युत धारा नहीं बही। तो इसमें जब अलग अलग विद्युत धारा बहती है तो इसमें जो विभवांतर होते हैं वह सब में समान होते हैं। यानी इसमें जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर इसमें भी होता है, उतना ही विभवांतर इसमें भी होता है। तो विभवांतर का मान तो सब में समान होता है, लेकिन विद्युत धारा का मान सब में अलग अलग होता है। इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। इस पे थोड़ा डेरिवेशन भी है जो अभी मैं आगे कराऊंगा। अभी मैं ओम का नियम छोड़ दिया हूँ। ओम के नियम को पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद से इसके डेरिवेशन को कराऊंगा। तो चलिए ओम के नियम को हम समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार और इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और समझा देते हैं कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब हम इस प्रकार से जोड़ें कि सभी प्रतिरोध का पहला भाग किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, सभी प्रतिरोध का दूसरा भाग किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धाराएं बहती हैं और समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के बीच लगने वाला विभवांतर जो होता है एक समान होता है। इसी प्रकार से